हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हीट एंड टेम्परेचर, जो ऊष्मा और ताप वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज की क्लास में हम उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन या फिर अभ्यास के प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपके बुक में दिया हुआ है कुछ हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है ठोस में। ठीक है, ठोस में हमने पढ़ा था रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार का अनुपात कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है, अल्फा। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है, वो होता है बीटा, जो कि 2 ऑफ अल्फा के बराबर होता है। और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, वो कितना होता है, वो होता है गामा, लेकिन वो कितने के इक्वल होता है, 3 ऑफ अल्फा। तो इस तरह से अगर आप देख पा रहे हैं कि ये सेम क्वांटिटीज है अल्फा, ठीक है, तो आप इसका आपको रेशियो पूछा गया है कि जो रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, ठीक है, तीनों का रेशियो क्या है। तो आप सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, 1:2:3। तो ये होगा आपका आंसर 1:2:3। क्लियर। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। वस्तु ए व वस्तु बी में वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी से अधिक है। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, ठीक है, तो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी तो वो क्या होंगे, वो देर से गर्म और देर से ठंडे होंगे। ठीक है, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाएंगे। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वस्तु ए जल्दी गर्म होगा, वस्तु बी जल्दी गर्म होगा, दोनों वस्तुएं समान रूप से गर्म होंगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा वस्तु ए जो है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। नीचे दी गई वस्तु में कौन सी वस्तु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है, ऊष्मा का चालक। तो दिए गए ऑप्शन में से आप पहचान सकते हैं लोहा, एस्बेस्टस, कांच और लकड़ी। ठीक है, बात करते हैं एस्बेस्टस की। एस्बेस्टस एक टाइप का कुचालक है। ठीक है, एस्बेस्टस वो जो ब्लैक कलर का रहता है, वो कभी भी अगर हम उसको कितना भी हीट दें वो कभी गर्म होता है क्या, नहीं होता। कांच की बात करें तो वो भी गर्म नहीं होता, मतलब वो भी कुचालक है। और लकड़ी तो कुचालक है, ठीक है, वो होता है गर्म, लेकिन वो थोड़े टाइम के बाद होता है। तो सबसे अच्छा चालक का ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर में आप इसको लोहा टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कौन सी वस्तुओं में से ऊष्मा का जो संचार है संवहन के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, संवहन के माध्यम से जो क्या होता है, जब हम कोई भी पानी होता है, कोई भी द्रव होता है, ठीक है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो नीचे वाला जो लेयर रहता है, नीचे वाली जो सतह होती है, वो सबसे पहले ऊष्मा के कांटेक्ट में आता है, उसकी वजह से वो सबसे पहले गर्म होता है। तो क्या होता है, जो ऊपर का पानी रहता है वो नीचे आता है और जो नीचे वाला गर्म पानी है वो ऊपर जाता है। इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन और संवहन। ठीक है, तो नीचे दिए ऑप्शन में से क्या क्या है, चाय, पानी, ठीक है, ये सब लिक्विड के ही फॉर्म है, हवा और निर्वात। तो इनमें से कौन सा संवहन के द्वारा नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा निर्वात। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। इसमें आपका दिया हुआ है ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि डैश है। तो हमें पता है ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। तो आप क्या डालेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, आप वहां पे डालेंगे ऊर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। क्यों हीट एक्सचेंज होता है, कोई गर्म वस्तु कोई ठंडी वस्तु, इधर क्यों हीट एक्सचेंज होता है, क्योंकि तापांतर, ताप में अंतर, गर्म वस्तु बहुत गर्म है और जो ठंडी वस्तु है वो बहुत ज्यादा ठंडी है, इन दोनों के ताप में अंतर होता है। तो इसी तापांतर की वजह से ऊष्मा का संचरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो आप वहां पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे तापांतर। तो पहले का मैंने क्या बताया, आपको लिखना है ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। बी में आपको क्या लिखना है,
तापांतर, तापांतर के कारण ही जो होती है हमारी ऊष्मा, ठीक है, उसका स्थानांतरण होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चालन के द्वारा, जो चालन जो हमने पढ़ा था, चालन के द्वारा जो संचरण है केवल किन पदार्थों में हो सकता है? तो आपको पता है, मैंने बताया था कि सिर्फ ठोस में ही चालन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। बाकी गैस और द्रव के लिए हम संवहन और विकिरण जो प्रोसेस है, ठीक है, कन्वेंशन एंड और रेडिएशन, उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु डैश की आवश्यकता नहीं होती। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती? विकिरण अगर आपको संचरण करना है तो आपको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो आपका डी क्या होगा? माध्यम। क्लियर? चलिए देखते हैं आपका अगला। तो नेक्स्ट क्या बोला है? पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए, ठीक है, ली गई या दी गई ऊष्मा के कारण तापमान में होने वाला बदलाव क्या होता है? ठीक है, कोई भी भौतिक अवस्था जैसे कि ठोस में है, ठीक है, उसमें हमने ऊष्मा ट्रांसफर की या ऊष्मा उससे ली, तो जो उसकी भौतिक अवस्था जो ठोस है वो द्रव में बदल जाएगी अगर उसको ऊष्मा देंगे तो, और अगर उससे ऊष्मा लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो जो द्रव है वो पुनः ठोस में बदल जाएगा। तो इसे ही मैंने क्या कहा था? इसे हमने कहा था गुप्त ऊष्मा या फिर लेटेंट हीट। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? गुप्त ऊष्मा। क्लियर? ये हो गए हमारे सारे फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस क्या क्या है? ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है हम वो यहाँ पे डील नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपने पूरे जो क्लासेस अगर अच्छे से देखे हैं तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे बनने वाले हैं, और मैं यहाँ की क्लास में सिर्फ आप लोगों को न्यूमेरिकल के क्वेश्चन से डील करने वाली हूँ। क्लियर? चलिए, तो आप यहाँ पे देख पाते हैं कि क्वेश्चन है, निम्न तापमान को अन्य पैमाने में परिवर्तित करना है। अब कैसे कैसे तापमान पैमाने हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है फ़ारेनहाइट, हमने पढ़ा है सेल्सियस, हमने पढ़ा है केल्विन। क्लियर? चलिए पहले सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कैसे उनको हम एक्सचेंज करते हैं। तो अगर फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू है तो उसका निम्न तापांतर कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमने देखा था वो कितना होता है? 180, दैट इज 212 माइनस 32, तो आपका आंसर आता है 180। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में कोई वैल्यू चाहिए तो सेल्सियस माइनस 0 डिग्री अपॉन 100 माइनस 0, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी C अपॉन 100। क्लियर? नाउ केल्विन, केल्विन में क्या होगा? K माइनस 273 डिग्री केल्विन, और ये क्या हो जाएगा? 373 माइनस 273, और इसका आंसर क्या होता है? 100। क्लियर? इस तरह से ये तीनों जो आपके पैमाने हैं ये हम देख पा रहे हैं। अब जो भी क्वेश्चन हमें दिया होगा हम वो दो क्वांटिटीज लेके जिसमें बदलने बोलेगा हम बदल देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको सेल्सियस में बदलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 14 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ये दोनों को अपन लेते हैं, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस वाला। ठीक है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू हम डायरेक्ट 14 रखेंगे, 14 माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल्स टू सेल्सियस अपॉन 100। क्लियर हुआ आपको? मैंने ये दो पैमाने को चूज किया है क्योंकि दिया हुआ जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है और हमें निकालना किस में है? सेल्सियस में। क्लियर? मैंने फ़ारेनहाइट की जो गिवन वैल्यू है उसको F में पुट किया है, उसे रखा है F की जगह पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ से 14 माइनस 32 और ये है C बाई 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा। अगर 2 से आप कैंसिल करते हैं तो 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18। क्लियर? C की वैल्यू आप देखेंगे तो C इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। ठीक है, और 14 में से आप 32 को माइनस कीजिए तो कितना होगा? 12 में से 4 गया तो 8 और ये 1। ठीक है, ये वैल्यू जो है आपको माइनस में मिलेगी क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये माइनस 32 है। ठीक है, 9 से आप कैंसिल करेंगे तो 9 2 ज़ा
कितना होगा 18 और सेल्सियस में आपकी वैल्यू आएगी -10 डिग्री सेल्सियस। तो क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन कि 14 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में कितनी वैल्यू के बराबर होगा, तो वो होगा 10 डिग्री -10 ऑफ डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट कन्वर्जन है क्वेश्चन का वो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। क्लियर? तो क्या कर रहे हैं हम, 100 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला अगेन हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। F-32 अपॉन कितना है 180 इज इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी 100 और नीचे में तो 100 रहता ही है। क्लियर? 100 से हो जाएगा 100 कैंसिल। F इज इक्वल्स टू F-32 इज इक्वल्स टू 180। F इज इक्वल्स टू ये -32 इधर जाके हो जाएगा +32, तो ये हुआ 180 + 32। तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 केल्विन को आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, 12 केल्विन को सेल्सियस में क्या करेंगे, ये दोनों चूज करेंगे हम, ये C/100 और इज इक्वल्स टू K-273/100। K की वैल्यू है 12 -273/100। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, ये 100 से ये 100 हो जाएगा कैंसिल। C की वैल्यू आप देखें तो 273 में से 12 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 261 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो -261 डिग्री सेल्सियस है, आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू। तो इस तरह से 12 केल्विन अगर सेल्सियस में होगा तो वो कितना होगा -261 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो थे आपके कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस जो आपकी बुक में दिए हैं इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और केल्विन, अगर इसका रिलेशन आपको पता है तो आप जो भी क्वेश्चन में दे आप वैल्यूज पुट करके आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है 1 किलोग्राम जल का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं 1 केजी जल का ताप टेम्परेचर जो है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस है और एक और 1 केजी जल का ताप कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो इस तरह से हमें एक केजी जल का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे 1 केजी जल का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। दो बकेट है आपके पास, एक 60 बहुत ज़्यादा गर्म है 60 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब उससे उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आपसे डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर दोनों ही जल को आप मिश्रित कर दें, अगर आप दोनों जल को मिश्रित कर दें, दो इसका भी थोड़ा सा पानी ले लो, इसका भी थोड़ा सा पानी ले लो, तो अब जो मिश्रण बना उसका टेम्परेचर क्या होगा, उस जल का ताप क्या होगा। क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इसका टेम्परेचर निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, M1 T1 इज इक्वल्स टू M2 T2 अपॉन T1 प्लस M1 प्लस M2। क्लियर? ये हम लोगों ने देखा है कि हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। M1 की वैल्यू है 1 और 1 इंटू T1 वो देगा हमें 60 प्लस M2 की वैल्यू है 1 और T2 की वैल्यू है 40। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके सिर्फ 40 ही देगा। क्लियर? तो अब हम क्या देख रहे हैं,
कि m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2, तो t इज इक्वल्स टू 100/2, ये होगा ना 60 प्लस 40 100/2, और ये वैल्यू आपको क्या देगा, ये आपकी वैल्यू होगी 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो बना हुआ मिश्रण है, ठीक है, जल का जो 60 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस वाला, वो आपका टेम्परेचर उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये m1 m2 की जगह वैल्यूज हमेशा 1 kg हो जरूरी नहीं है, कभी बोलेगा 2 kg ये 2 kg ये, तो आप इस तरह से m1 m2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के एक बर्तन का द्रव्यमान 500 ग्राम है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, m की जो वैल्यू है वो है 500 ग्राम। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इसका ताप 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू क्या है, 0.09, एस की वैल्यू क्या है 0.09 जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू क्या दी हुई है, जो डेल्टा टी हम कहते हैं, ये शायद 40 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, तो ताप की वैल्यू क्या दी हुई है, ताप की वैल्यू दी हुई है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें इसकी ऊष्मा की वैल्यू निकालनी है तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ms इंटू डेल टी। ठीक है, m की वैल्यू 500 ग्राम में है, अगर किलोग्राम में बदलना है तो अपॉन में 1000 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 kg में होता है 1000 ऑफ ग्राम। ठीक है, अगर आपको 1 ग्राम की वैल्यू चाहिए तो 1/1000 ऑफ kg करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 500 ग्राम था तो 500/1000 कर दिया, सिंपल। ठीक है, अब क्या करेंगे, S की वैल्यू कितनी है 0.09, मैं इसे लिख रही हूँ 9/100, लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100, और डेल टी मतलब कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, क्लियर, और ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया। 5 9 कितना होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं, और कुछ कैंसिल होगा क्या, और 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये 4 से करते हैं इसको, हम इसको कैंसिल 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैंसिल आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, हम कैंसिल करते हैं 2 से, तो 2 2 ज़ा 4, और ये क्या हो गया 50। ठीक है, और ये 5 10 ज़ा 50 हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 1800/1000, और ये आपकी वैल्यू आएगी 1.8 जूल। ठीक है, ये देख लो, ये 50 हो गया, ये 5 10 ज़ा 50 हो गया। ठीक है, 9 2 ज़ा 18/10, तो ये वैल्यू क्या आएगी 1.8 जूल। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से बस वैल्यू दी हुई है, आपको फॉर्मूले में पुट करके उसको सॉल्व करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जगह पे अगर Q की वैल्यू दी हुई होती, M की वैल्यू दी होती और डेल्टा T की वैल्यू दी हुई होती तो आप इसकी हेल्प से S की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस आधार पे है, तांबे की एक तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो L की लंबाई है वो है 100 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके ताप को 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर डेल्टा टी हम कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट टेम्परेचर में से लोवेस्ट टेम्परेचर को माइनस करने पर ये आपकी वैल्यू आएगी 20 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी लंबाई में कितनी वृद्धि होगी अगर अल्फा की वैल्यू 26 इंटू 10⁻⁻6 है। अल्फा क्या है 26 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लंबाई में जो वृद्धि हुई वो,
ये आप समझ रहे हैं, रेखीय प्रसार गुणांक का क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया था कि अल्फा इज इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल इंटू डेल टी। तो अगर आपको डेल्टा एल चाहिए तो इसका फॉर्मूला सिंपली अल्फा इंटू एल इंटू डेल ऑफ टी। क्लियर, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू हो गई 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर और डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस दी हुई है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस दी हुई है और ये जो एल की वैल्यू है ये 100 सेंटीमीटर में है और हम इस वैल्यू को हमेशा कंसिडर करते हैं मीटर में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेंटीमीटर के फॉर्म में। क्लियर, चलिए अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 6 का मतलब क्या है, 10 टू द पावर माइनस 6 का मतलब है कि नीचे में 10 टू द पावर 6 है। तो 1 2 0 मतलब कि 3 हुए, तो +3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। ठीक है, 52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। क्लियर, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको नीचे आपका, आप इसको सेंटीमीटर में है, ये 100 में अगर आपको लाना है, ये आपको मीटर में चाहिए। ये वाली जो वैल्यू थी ये किसमें थी, ये थी आपकी मीटर में, इसको आपको लेना है, सॉरी सेंटीमीटर में, इसको लेना है आपको मीटर में। ये 2 0 भी ऊपर आके क्या हो जाएंगे, -5। तो 52 इंटू 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर माइनस 5, डेल्टा एल है, लंबाई निकालना है, तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, मीटर में होगा। तो इस तरह से आप, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ ना, जो L की वैल्यू है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब भी हम L लेते हैं वो मीटर के फॉर्म में लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे केजी में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली ऐसा ही है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/100 मीटर, तब तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू होगी ना, तो यहाँ पे 100 बोला था, हम यहाँ पे भी डायरेक्ट 100 लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और एक 0 में से ये -6 में से +1 होगा और ये -5 ही आएगा। आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप समझे तो। ये मैंने आपको क्लियर हो इसलिए यहाँ पर इसको बताया है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।